मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के जो रास्ता भीड़ से निकल गया। अर्थात आप इस तरक्कियों की दौड़ में कोई भी रास्ता बना करके अगर भीड़ से निकल जाते हैं, अर्थात सक्सेस हो जाते हैं। जो बेरोजगारों की एक लंबी कतार है, इस देश में भीड़ लगी हुई है, उस बेरोजगारी की दौर से आप निकल करके सफल हो जाते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। नहीं तो आप जीवन भर दर बदर ठोकरें खाते रहेंगे। तो हम लोगों को मित्रों मेहनत करके तरक्की करनी है और निश्चित ही सफलता प्राप्त करना है। तो चलिए इसी एनर्जी के साथ हम लोग अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग अध्ययन कर रहे थे एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में मित्रों हम लोग क्लास 6 का अध्ययन कर रहे थे। क्लास 6 में पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेसन 6 तक अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग लेसन 7 का अध्ययन करेंगे। तो लेसन 7, जैसा कि हमारा ज्योग्राफी का लेसन 7 क्लास 6 का है, तो लेसन 7 है हमारा भारत। तो हम लोगों को अपने भारत देश के बारे में याद करना है, पढ़ना है कि इसकी स्थिति कहाँ पर है, ये किस वर्ल्ड में किस लोकेशन पर स्थित है, किस गोलार्ध में है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो हमारा भारत है, जैसा कि मित्रों हम लोग देख रहे हैं कि ये ग्लोब का एक चित्र है, ग्लोब का ये पूरा चित्र है। तो हम लोगों को देखना है इसमें ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा पूरा प्यारा भारत है मित्रों। तो हम लोगों को ये देखना है जो हमारा भारत है ये किस गोलार्ध में स्थित है। तो सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना है कि पृथ्वी के, जब पूरे ग्लोब को या पृथ्वी को हम लोग उत्तर और दक्षिण दिशा में देखते हैं तो ऊपर वाली दिशा जो होती है उसको उत्तर बोलते हैं। इस मैप में क्या बोलते हैं? उत्तर। और नीचे वाले को बोला जाता है दक्षिण। इसीलिए ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। अब इसमें हम लोगों को यह ध्यान देना है कि ये पूरे ग्लोब के बीचों बीच से एक रेखा खींची गई है जिसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा है। ये बीचों बीच से होकर जाती है, मतलब भूमि के मध्य से होकर जा रही है। अब भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, अर्थात भूमध्य रेखा की ये वाला जो पार्ट है मित्रों, इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। गोला का आधा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। तो इस हिसाब से हम लोगों को देखना है कि हमारा भारत कहाँ है। तो हमारा प्यारा भारत ये है, तो किस गोलार्ध में है? तो अगर ऊपर दक्षिण और उत्तर की दिशा में देखें तो हमारा प्यारा भारत उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। चूंकि ये लेसन क्लास 6 की बात हो रही है, 6 के अकॉर्डिंग अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोगों को इस 6 के हिसाब से ही नॉलेज को गेन करना है। तो क्लास 6 में हमारा भारत के बारे में जो हम लोग कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो वो ऑप्शन जो दिया रहेगा उत्तरी दक्षिणी, तो इसमें हम लोग को चूज करना है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और उसके बाद में अगर इस ग्लोब को पूरा, जो इस पर खड़ी रेखाएं मित्रों खींची जाती हैं, कौन सी खड़ी रेखाएं खींची जाती हैं, उसको हम लोग कहते हैं देशांतर रेखाएं। क्या रेखाएं? देशांतर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और भी। देशांतर रेखाएं, और जो रेखाएं बेड़ बेड़ मतलब क्षैतिज खींची जाती हैं उसको हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। तो चलिए, देशांतर रेखाएं, बीचों बीच से जो देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये हमारी जीरो अंश देशांतर। कौन है? जीरो अंश देशांतर रेखा। जीरो अंश देशांतर रेखा जो होती है, ये जीरो अंश देशांतर रेखा पूरे ग्लोब को दो पार्टों में डिवाइड करती है। और इसके जो हमारा बायां साइड होता है, अर्थात ये वाला साइड, ये बायां साइड है और ये वाला दायां साइड है। तो बाएं साइड को हम लोग कहते हैं मैप में इसको पश्चिम। क्या बोला जाता है? पश्चिम दिशा है। और ये जो आपका दाहिना वाला साइड है ये पूर्व दिशा होती है। कौन दिशा होती है? पूर्व दिशा होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं पूर्वी गोलार्ध। क्या कहते हैं? पूर्वी गोलार्ध। और ये हमारा हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि अगर पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध के हिसाब से भारत को देखा जाए तो भारत हमारा कहां पर है? तो हमारा प्यारा भारत ये है पूर्वी गोलार्ध में। कहां पर है?
ये वाली रेखा डिवाइड कर रही है, इधर वाला पूरब हो जाएगा, तो ये हमारा प्यारा भारत पूर्वी गोलार्ध में है। और अगर मतलब ऊपर और नीचे मतलब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये उत्तरी गोलार्ध है। क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, और यह आपका दक्षिणी गोलार्ध है। तो ऑल टोटल अकाउंट अगर हम भारत की स्थिति को देखें कि भारत कुल मिलाकर किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत जो है हमारा मित्रों, ये उत्तर, पहले क्या था, उत्तरी गोलार्ध में था और बाद में पूर्वी है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो टोटल में हम लोगों को यह ध्यान देना है कि हमारा जो भारत है ये किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध स्थित है। तो टोटल लोकेशन के हिसाब से हमारा भारत पहले उत्तरी और फिर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है कि भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और अगर ऊपर नीचे केवल उत्तर दक्षिण हित पूछेगा तो हम लोगों को डायरेक्ट उत्तरी गोलार्ध बताना है। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे। अब उसके बाद में हम लोगों को देखना है, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं लेसन 7 में क्या है, हमारा भारत, हमारा देश मतलब हमारा भारत है, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोग भारत की जैसा कि लोकेशन वर्ल्ड मैप पे अध्ययन कर लिए हैं कि किस गोलार्ध में स्थित है, तो देख लिया हम लोगों ने उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब उसके आगे देखते हैं कि प्रायद्वीप, अब इसमें बता रहा है कुछ, चूंकि भारत से ही रिलेटेड है। प्रायद्वीप वह स्थल होता है जो 3 ओर से जल से घिरा होता है। किससे घिरा होता है, जल से। मित्रों इस पार्ट की बात हो रही है, जैसे हमारा देश है भारत, ये भारत का मैप है। यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ से लेकर के ये वाला पार्ट पूरा जो है ये 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, ये पूरा जल ही जल है। तो हमारा पूरा भारत 3 ओर से नीचे, जिसको हम लोग दक्षिण भारत कहते हैं, खास करके गुजरात के नीचे वाला पोर्शन या गुजरात से लेकर के कर्क रेखा के नीचे वाले पार्ट की जब हम लोग जाते हैं, तो ये क्या कहता है कि वही बात कर रहा है कि प्रायद्वीप वह स्थल जो 3 ओर से जल से घिरा होता है, अर्थात कोई भी स्थल हो, ये भारत का ही नहीं कहीं का भी स्थल अगर 3 ओर से जल से घिरा हो उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो हमारे भारत का भी एक पार्ट नीचे वाला जो है पूरा वो प्रायद्वीपीय भारत, इसलिए हम लोगों ये वाले पार्ट को अपने क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत है ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल, जैसा कि हम लोग काफ़ी याद भी किए हैं, पढ़े भी हैं कि हमारे देश का क्षेत्रफल मित्रों कितना है। क्षेत्रफल का मतलब होता है इसका कुल भूभाग कितना है, तो इसका भूभाग है हमारे देश का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, मतलब किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर, ये हम लोगों को ध्यान देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अपने देश का क्षेत्रफल ही नहीं पता रहेगा तो हम लोग क्या स्टडी करेंगे, क्या अध्ययन करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हर प्रतियोगी को लगभग अपने देश की बात जरूर याद होनी चाहिए, चाहे वो तैयारी कर रहा हो या ना कर रहा हो। हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे भूभाग कितना है। तो हमारे देश का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये हमारा भारत इतने में फैला, हम लोगों को ध्यान देना है। उसके आगे देखते हैं, भारत उत्तर में कश्मीर से मतलब उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक, मतलब ये हमारा कश्मीर है, अब तो बढ़ गया मतलब लद्दाख है नहीं, यहाँ से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक, मतलब ये पूरा छोर यहाँ से लेकर मित्रों इसकी बात हो रही है कि हमारा पूरा भारत उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक कितना है, 3,200 किलोमीटर। कितना है, 3,200 किलोमीटर फैला हुआ है। ये हम लोगों को जानना है। उत्तर से दक्षिण दिशा में कितना लंबा है, तो 3,200 किलोमीटर है। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक, कच्छ जैसा लोग जानते हैं कच्छ की खाड़ी या कच्छ गुजरात में है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है मित्रों। यहाँ से लेकर के और यहाँ कच्छ तक, ये हमारे भारत की जो पूरी चौड़ाई है इसकी बात कर रहे हैं। तो हमारा पूरा भारत जो है इसकी चौड़ाई कितनी है, मतलब कि पूर्व में, पूर्व ये दिशा है, पूर्व में अरुणाचल से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक कितना है, 2,900 किलोमीटर। कितना है, 2,900 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये हम लोगों को अपने देश की लंबाई और चौड़ाई भी ध्यान देना है, अर्थात ऊपर से उत्तर से दक्षिण में कितना लंबा है हमारा भारत, तो हम लोग 32 मतलब 3,200 किलोमीटर लंबा है। और चौड़ा कितना है, तो 2,900 किलोमीटर, मतलब अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक की इसकी चौड़ाई है। तो ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लंबाई और चौड़ाई। आप 3200
गुणे 2000 मतलब 2900 किलोमीटर याद कर सकते हैं। तो हम लोगों को ध्यान देना है। आगे देखते हैं हम लोग मित्रों, पूर्व में मतलब भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे देख लिया। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जैसा कि हम लोगों को देखना, ये इसमें दिखाया गया है कि ये कर्क रेखा है, ये हमारे देश के बीचों बीच से होकर गुजर रही है। इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन भी किया था, कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये है कर्क रेखा। क्या इस कौन सी रेखा? कर्क रेखा हम लोगों को ध्यान देना है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसके बारे में बहुत डिटेल से हम लोग अध्ययन करेंगे, और पीछे हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से अध्ययन भी किया है, चित्र के माध्यम से। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो डायरेक्ट पूछा जाता है कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत मुख्य भूमि का विस्तार, मतलब भारत का जो दक्षिण से उत्तर की ओर, जैसा कि हम लोग मित्रों देख रहे हैं, ये हमारा दक्षिणी छोर है भारत का। दक्षिणी छोर मतलब भारत का विस्तार उत्तर की ओर, मतलब दक्षिण से लेकर के उत्तर की ओर जो भारत का विस्तार है वो कितने से है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 8 अंश 4 मिनट, कितने से? 8 अंश 4 मिनट उत्तर से लेकर के, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तर से लेकर के 8 अंश 4 मिनट उत्तर से लेकर के हमारा विस्तार जो है भारत का, ये यहाँ से लेकर के मित्रों ऊपर को जाता हुआ यहाँ तक, कहने का मतलब पूरा लद्दाख का अब कह सकते हैं कितना? 37 अंश 6 मिनट, 37 अंश 6 मिनट उत्तर तक ही है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये उत्तर तक है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। भारत का विस्तार उत्तरी दिशा में कितना है? तो हम लोगों को ध्यान देना है भारत का विस्तार उत्तरी दिशा में 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 8 अंश 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 अंश 6 मिनट, मतलब जो ये कामा के तरीके ऊपर सिंगल एनोटेड कामक तरीके लग रहा है, इसको इसमें हम लोग क्या कहते हैं? मिनट कहते हैं, और अंश डिग्री आपको पता ही है। तो भारत का विस्तार उत्तरी दिशा में मतलब नीचे 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट तक है, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और पश्चिम में, पश्चिम से लेकर पूर्व तक, ये पश्चिम में कहने का मतलब है पश्चिम में ये 68 अंश 7 मिनट, मतलब यहाँ पश्चिमी छोर की बात हो रही है। पश्चिम में 68 अंश, ये हो रहा है 68 अंश 7 मिनट, 68 अंश 7 मिनट, क्योंकि हम लोग देखे थे कि ऐसे अगर बांटें तो भारत हमारा यहाँ पर है, ये लोकेशन है मान लीजिए हमारे भारत की, तो ये यहाँ से मित्रों नापा जाता है, और ये नीचे से, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये पूरा हमारा उत्तरी पूर्वी हो रहा, उत्तरी, और ये पूर्वी हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं इस साइड से, कहाँ से? इस साइड से, कि 68 अंश 7 मिनट से लेकर के, और कहाँ पर? पूर्व दिशा है ना, तो ये पूर्व, 68 अंश 7 मिनट पूर्व से लेकर के भारत का विस्तार कहाँ तक है? तो हम लोगों को ध्यान देना 97, कितना है? 97 अंश और 25 मिनट तक, कितना? 97 अंश और 25 मिनट तक हम लोगों का है। कि मतलब अगर पूरब और वो उसमें उत्तर और दक्षिण में देखें हम लोग, तो 8 अंश 4 मिनट से लेकर के और 37 अंश, कितना याद करना है? 37 अंश 6 मिनट, 37 अंश 6 मिनट उत्तरी, और पूरब पश्चिम में हम लोग देखें तो ये कितना है कि 68 अंश 7 मिनट पश्चिम, मतलब पूर्वी से लेकर के, और 97 अंश 25 मिनट तक ये है, हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये हमारे टोटल भारत की स्थिति हो गई अक्षांश और देशांतर पर, ये हम लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद में आगे हम लोगों को देखना है। अब इसमें मित्रों एक चीज़ हम लोगों को यहीं पर ध्यान दे लेना है कि ये जो पूरी इसकी मतलब उत्तर पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की जो हम लोग दूरी देख रहे हैं, क्योंकि हमारा ग्लोब जो है कुछ इस तरह से है, तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे टाइम जोन कैसे क्या काम करता है। तो प्रेजेंट टाइम में जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारे देश में एक टाइम जोन है, मतलब एक जगह से पूरे देश का समय मापा जाता है, और ये इलाहाबाद के नैनी से होकर, जैसा मिर्ज़ापुर हम लोग जानते हैं यहाँ से होकर गुजरती, यहीं से 82.5 अंश, कितना? 82.5 अंश जो देशांतर रेखा है वो हमारे देश का टाइम जोन है। तो हमारे देश में एक टाइम जोन है, लेकिन अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, करंट से देखते होंगे कि पूर्वोत्तर के राज्य दूसरे टाइम जोन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ये ध्यान देना है कि हमारे देश में गुजरात, मतलब गुजरात और अगर अरुणाचल प्रदेश के बीच देखा जाए, क्योंकि ये लगभग
पश्चिम से लेकर के पूर्वी छोर की बात हो रही, तो यहाँ पर लगभग टाइम जोन में लगभग 2 घंटे का अंतर पड़ता है। समय में कितने समय का अंतर पड़ता है? 2 घंटे का। कितने का? 2 घंटे का हमारे देश में अंतर पड़ता है। इसलिए पूर्वोत्तर वाले मांग कर रहे हैं। और रेखा यहाँ से होकर जाता है हमारा टाइम जोन। तो जो सबसे पहले भारत में सूरज उगता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत में सूर्य सबसे पहले कहाँ किस प्रदेश में निकलता है, तो हम लोगों को देना है अरुणाचल, इसलिए इसका नाम अरुणाचल है भी। अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। और देर यहाँ से अगर मान लीजिए गुजरात के बीच का टाइम देखा जाए, 2 घंटे का अंतर है, तो अगर यहाँ सूरज 4 बजे निकलेगा तो यहाँ पर लगभग मान लीजिए 6 बजे निकलता है। इतना टाइम का अंतर पड़ जाता है। तो इसलिए पूर्वोत्तर वाले ऑफिस के टाइम को लेकर के काफ़ी विवाद हो रहा था। ये लोग मांग कर रहे हैं दूसरे समय जोन की, तो हम लोगों को ध्यान देना है भारत में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने समय का अंतर है, तो 2 घंटे का। कितने का? 2 घंटे का। और हमारे देश में कितना टाइम जोन है, तो हम लोगों को ध्यान देना है एक टाइम जोन है, मतलब एक ही स्थान है जिससे पूरे देश की एक ही समय घड़ी जो है एक ही बताती है, एक ही टाइम पर, लेकिन वास्तव में अंतर पड़ जाता है टाइम का। तो इसलिए मांग कर रहे हैं, तो हम लोगों को ध्यान देना है एक ही टाइम जोन है। एकता की दृष्टि से भारत में एकता बनी रहे, सरकार ये सोचती है, नहीं तो पूर्वोत्तर वाले अपने को और अलग समझने लगेंगे। इसलिए सरकार इनकी मांग को भी नहीं मतलब मान रही है और इसके लिए कोई दूसरा विकल्प तलाश रही है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब इसमें जैसा कि आगे लिखा हुआ है मित्रों, ये हमारे टाइम जोन, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये हमारे 82.5 अंश रेखा है जो हमारे देश की है और ये टाइम डिसाइड करती है। तो आगे हम लोग देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 टाइम जोन है। कितने टाइम जोन है? 7। और कनाडा में 6 हैं। तो ये बहुत हम लोगों को नहीं ध्यान देना, हम लोगों को ये ध्यान देना है कि पूरे दुनिया में देश में अगर किसी देश में सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, क्योंकि सबसे बड़ा देश पूरे विश्व में फैला भी है सबसे ज़्यादा, रूस है। कौन सा है? रूस है। तो सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में है मित्रों? तो हम लोगों को ध्यान देना है रूस में है। और कितना है? 11 है। कितने हैं? 11 टाइम जोन है रसिया में, सबसे अधिक हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और पूरे विश्व में मैक्सिमम कितना टाइम जोन है पूरे दुनिया में, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो पूरे विश्व में 24 टाइम जोन है। कितना है? 24 टाइम जोन है, क्योंकि 24 घंटे होते ही हैं। तो हम लोगों को ध्यान देना है कितना टाइम जोन है? 24 टाइम जोन पूरी दुनिया में है। और सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में है? तो रूस में है। कितना है? 11 है। भारत में कितने टाइम जोन है? 1 जोन है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। हमारे भारत में 1 टाइम जोन है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, नहीं बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ज़्यादा समझने के चक्कर में। अब हम लोगों को ध्यान देना है कि पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले होता है। जैसा कि हम लोगों ने बात कर लिया पहले ही, 2 घंटे बात होता है। तो मान लीजिए, जैसा हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई ऑफिस यहाँ चूंकि 4 बजे सुबह हो गई, सुबह कितने बजे हो गई अरुणाचल प्रदेश में? मान लीजिए 4 बजे हो गई सुबह, और कोई ऑफिस अगर यहाँ 10 बजे खुलेगा तो लगेगा कि आधा दिन पूरा बीत गया है। और केंद्रीय ऑफिस जैसे मान लीजिए भारत में है, तो चूंकि एक ही समय जोन से खुलता है तो पूरे भारत में पहले खुल जाता है। 10 बजे मान लीजिए खुलता है, तो इन लोगों को लगेगा कि बहुत देर हो गई, और यहाँ वाले को लगेगा सही है। और इन लोगों का सबसे बड़ी बात यह है, अरुणाचल प्रदेश के साइड में जितने भी अगल बगल स्टेट हैं, कि जब मान लीजिए सबसे पहले जब यहाँ पर सुबह 4 बजे हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है 2 घंटे पहले दिन भी बैठेगा। तो मान लीजिए यहाँ ऑफिस की छुट्टी 6 बजे होती है, तो इन लोगों को लगेगा 6 बजे तो आधी मतलब लगभग काफ़ी रात हो गई है। तो इस हिसाब से मतलब ये सब प्रॉब्लम है, जिसके कारण ये लोग नए समय जोन की मांग कर रहे हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे लेट से होता है। अपने देश के बारे में जानकारी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे ही देश में समय का कितना अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है। ये केवल प्रतियोगी परीक्षा के लिए नहीं, आपके जीवन के लिए, अपने देश के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे मित्रों हम लोगों को ध्यान देना है कि पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो हम लोगों को यह ध्यान देना है कि ये मान लीजिए ये आपका श्रीलंका है, क्या है? श्रीलंका। और इसके बीच में ये भारत की सीमा है, तो इसके बीच में एक जल संधि है मित्रों, एक मतलब जल की वो है पतली पट्टी है, इसको हम लोग कहते हैं जल संधि। इसका क्या नाम है? पाक जल संधि। पाक पाकिस्तान नहीं जोड़ लीजिएगा इसको, इसका नाम है पाक जल संधि। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्हीं के नाम पर पड़ी हुई है पाक जल संधि। ये हम लोगों को ध्यान देना है कि पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में है, तो भारत और श्रीलंका। किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है मित्रों, हम लोगों को ध्यान देना है
कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। कौन सी जल संधि? पाक जल संधि। हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। आगे हम लोग देखते हैं, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान राज्य है। कौन सा राज्य है सबसे बड़ा? राजस्थान है, जैसा कि हम लोग पढ़े भी हैं, राजस्थान नंबर 1 पर है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य गोवा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक बिल्कुल बिंदी की तरीके से है। अब उसके बारे में, हिमालय में, अपने देश के बारे में हम लोगों को देख लेना, चूंकि हिमालय हमारे देश का पार्ट है मित्रों। तो कहते हैं कि हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हिमालय हमारे भारत के उत्तरी दिशा में है। कहाँ पर है? उत्तर में है हमारा हिमालय। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। हिमालय जो हमारे देश के उत्तर है, पूर्व तक काफ़ी फैला हुआ है। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। किस बात? 3 भागों में बांटकर हिमालय का अध्ययन किया गया, क्योंकि हिमालय बहुत विशाल है। तो पहला जो है ये बृहद हिमालय, और दूसरा जो है इसको मध्य हिमालय या हिमालय बोलते हैं, और तीसरा है शिवालिक श्रेणी। कौन सी श्रेणी? शिवालिक श्रेणी। तो हम लोगों को ध्यान देना है, जो ऊपर वाला पार्ट है, जो ये वाला भाग है, सबसे ऊपरी, सबसे उत्तर की ओर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बृहद हिमालय। क्या बोलते हैं? बृहद हिमालय। ये हम लोग को ध्यान देना है। उसके नीचे जो है उसको हम लोग मध्य, जाहिर सी बात है बीच में रहेगा तो मध्य हिमालय बोलेंगे। और सबसे नीचे जो मित्रों चोटी है ये वाली, इसको हम लोग कहते हैं शिवालिक श्रेणी। क्या कहते हैं? शिवालिक श्रेणी। अभी के लिए आपको इतना ही जानना है, क्योंकि क्लास 6 के हिसाब से बात हो रही है। तो शिवालिक श्रेणी सबसे दक्षिणी छोर में, मतलब सबसे नीचे है हिमालय के। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। बीच में क्या है? बीच वाले को हम लोग कहते हैं मध्य। बीच का मतलब मध्य होता ही है, मध्य हिमालय, या इसको मेन हिमालय इसी को बोला जाता है, मध्य हिमालय। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो हिमालय के कितने पार्ट हैं? हिमालय को 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। बृहद हिमालय, उसके बाद में मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, मेन हिमालय की अगर बात किया जाए तो यही मध्य हिमालय ही है। और सबसे नीचे, मतलब सबसे दक्षिणी क्षेत्र में, चूंकि नीचे दक्षिण होता है, ऊपर की ओर उत्तर होता है, तो सबसे दक्षिण में कौन सा है? शिवालिक श्रेणी। तो हम लोगों को ध्यान देना है, शिवालिक श्रेणी सबसे नीचे है, उसके बाद में मध्य हिमालय, और ऊपर है बृहद हिमालय। तो ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। अब चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि बृहद हिमालय सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला है। जैसा कि हम लोगों ने कहा, इसको बृहद हिमालय को हिमाद्री कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बृहद हिमालय को और किस नाम से जानते हैं? तो बृहद हिमालय को हम लोग, पहली बात, बृहद माने महान होता है, ये हम लोगों को देखना है। क्या होता है? महान। चाहे बृहद लिखा रहे या महान लिखा रहे, तो बृहद हिमालय, महान हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री। इसका नाम है, हम लोगों को याद रखना है। तो हिमाद्री किस हिमालय को कहते हैं? तो बृहद हिमालय को कहा जाता है। बृहद हिमालय का दूसरा नाम ऐसे पूछ सकता है कि बृहद हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो हिमाद्री है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मध्य हिमालय, ये हिमाद्री के दक्षिण में है। जाहिर सी बात है हिमाद्री के नीचे है, मतलब महान हिमालय के नीचे है। उसके बाद में सबसे नीचे है शिवालिक श्रेणी, ये सबसे दक्षिण में स्थित है। हम लोगों को ध्यान देना है। प्रायद्वीपीय पठार, ये मतलब जो नीचे का प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्रायद्वीप पूरा पठारी क्षेत्र है। यही है मित्रों कि प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा यह सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट। अब ये हम लोगों को ध्यान देना है मित्रों कि जो ये हमारा है, ये पूरा हमारा पर्वतीय, मतलब कहने का मतलब जो ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत की बात हो रही है, इसके कह रहे हैं कि ये चूंकि इस क्षेत्र में जो हमारा है ये पश्चिम है और ये आपका पूर्व है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है ये पूर्वी है। तो इसको हम लोग कहते हैं पूर्वी घाट। क्या बोलते हैं? इस भारत के पूर्वी क्षेत्र के जो भी समुद्र तटीय किनारे हैं उसको हम लोग पूर्वी घाट बोलते हैं, और पश्चिमी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं? ये है हमारा पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी घाट। ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब क्या कह रहा है कि जो पश्चिमी घाट है, जो पश्चिमी घाट है, इसका हम लोग क्या दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है सह्याद्री। क्या नाम है? जैसा कि महान हिमालय का नाम हिमाद्री था, वैसे पश्चिमी घाट को हम लोग क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सह्याद्री किसको कहते हैं? तो पश्चिमी घाट को कहते हैं। किसको कहते हैं? पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोलते हैं। और पूर्वी घाट ये आपका है पूर्वी घाट। जैसा कि हम वैसे घाट का नाम अलग अलग क्या कैसे बोलते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान है। जैसा कि हम लोग देखना है कि जो पश्चिमी घाट है आपका, मान लीजिए यहाँ शुरू होता तो ऐसे ये पूरा एक तरह से एक समान है। पश्चिमी घाट है, ये क्या है? पश्चिमी घाट है। और ये आपका क्या है? पूर्वी घाट है। क्या है? पूर्वी घाट है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये क्या है? हमारा जो पश्चिमी घाट है मित्रों, ये बिल्कुल सीधा है,
लेकिन जो पूर्वी घाट है ये कटा छटा है, कहीं कहीं मान लीजिए बिल्कुल है, उसके बाद में थोड़ा सा कटा हुआ है, फिर ऐसे थोड़ा दूर में है। तो ये हमारा कहने का मतलब है कि अगर पूछा जाए कि कौन सा घाट कटा छटा है तो हम लोगों को ध्यान देना है पूर्वी घाट है, और जो पश्चिमी घाट है हमारा वो टूटा फूटा नहीं है, उसका विस्तार एक समान है। तो एक समान विस्तार किसका है? पश्चिमी घाट का है। टूटा फूटा घाट कौन सा है? तो पूर्वी घाट है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चूंकि अभी हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास 6 के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये हम लोगों को पहले यही ध्यान देना है कि एनसीईआरटी में क्लास 6 के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यही ध्यान देना है कि पश्चिमी घाट एक समान है और पूर्वी घाट टूटा फूटा है, और उसके बारे में इसको क्या कहते हैं, कहाँ पर क्या बोलते हैं, सब अध्ययन करेंगे। लेकिन आगे चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं मित्रों। आगे हम लोगों को देखना है कि पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। जैसा कि बताया कि तट में जो ये है इसका मैदान थोड़ा से फैला हुआ है, इसको हम लोग तटीय मैदान कहते हैं, और इधर भी थोड़ा सा है, इसको हम लोग पूर्वी घाट पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं, और इसको पश्चिमी घाट को पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये एक मैदान क्या है, मतलब थोड़ा से फैला हुआ, इसी को देखना है। अब पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी सकरे हैं, क्या हैं, जो ये हैं बहुत फैले हुए नहीं हैं, काफ़ी सकरे हैं। पश्चिमी कैसे हैं, पश्चिमी घाट के मैदान कैसे हैं, सकरे हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। पूर्वी घाट के मैदान अपेक्षाकृत बहुत चौड़े नहीं हैं, ये पश्चिमी की अपेक्षाकृत कुछ फैले हुए हैं, कुछ क्या हुए हैं, कुछ चौड़े हुए हैं। किसके अपेक्षाकृत? पश्चिमी के अपेक्षाकृत। तो इसको अपेक्षाकृत हम लिखेंगे, अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा नहीं कि पूरा एक मैदान बना हो, अपेक्षाकृत चौड़े हैं। किसके अपेक्षाकृत? पश्चिमी घाट के अपेक्षाकृत चौड़े हैं। तो दोनों में तुलनात्मक अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत कैसा है, संकरा है, और ये ध्यान देना इसका खड़ा ढाल भी कैसा है, खड़ा है, और पूर्वी घाट अपेक्षाकृत चौड़ा है। सकरा है तो इसका ढाल जाहिर सी बात खड़ा रहेगा। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जैसा कि हम लोगों को ध्यान देना है पूर्व में पूर्वी घाट में पूर्व की तरफ बहने वाली ज़्यादा नदियां हैं और पश्चिमी घाट में अपेक्षाकृत कम है। जैसा कि कुछ नदियों का एग्जाम्पल हम लोगों को ध्यान देना है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती। पहले बात तुम लोगों को मित्रों यह ध्यान लेना है, ये हमारा पश्चिम बंगाल है, ये पहले पूरा बांग्लादेश था, यहाँ पर ये बांग्लादेश और ये हमारा बंगाल है। तो ये वाली जो पूरी जल की पूरा कहने मतलब स्रोत है, यहाँ से जो पूरा जल भराव है, इसको हम लोग, वैसे तो ये समुद्र का हिंद महासागर का ही भाग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। और इधर इधर जैसे अरब प्रायद्वीप है, अरबीय देश है, तो इसको हम लोग अरब सागर कहते हैं। इस साइड में भारत के पश्चिमी तट की इधर जितना भी महासागर है इसको हम लोग अरब सागर कहते हैं, और पूर्व में हम लोग क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी कहते हैं। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये दो चीज़ हम लोगों को ध्यान देना है। जैसा कि है कि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जैसा कि इसमें काफ़ी दिखाया गया मित्रों, ये देखिए ये गोदावरी नदी जा रही है, ये महानदी है, और ये आपकी गंगा भी इसी में गिरती हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। उसके बाद में कृष्णा है, कावेरी है, ये सब नदियाँ कहाँ गिर रही हैं, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। और अभी के लिए इंपॉर्टेंट आपको क्या है कि जो अरब, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियाँ प्रायः हैं, तो मुख्य रूप से हम लोगों को भी याद करना है कि एक आपकी है नर्मदा और एक है ताप्ती। आपको नर्मदा और ताप्ती, कौन, ताप्ती, दो नदियां हैं, ये दो रिवर हैं मित्रों, जो कहाँ गिरती हैं, ये आपके अरब सागर में गिरती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ज़्यादातर नदियां किस साइड में गिर रही हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, क्योंकि इधर को ढाल ही भी है। और नर्मदा और ताप्ती, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि कैसे ये किस मतलब अरब सागर में जब ये सब इधर जा रहे हैं तो ये कैसे मतलब इधर आ रही हैं, तो ये भ्रंश में बहती हैं, इसलिए नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में ही हम लोगों को ध्यान देना है। यही दो नदियाँ ज़्यादातर पूछी भी जाती हैं कि अरब सागर की ओर गिरने वाली, जिधर ज़्यादा हो जाएंगे उधर क्यों पूछेगा, जिधर कम रहेंगे अपवाद रहेगा वही तो पूछेगा। तो नर्मदा और ताप्ती किधर गिरती हैं, तो अरब सागर में गिरती हैं, मतलब पश्चिम की ओर, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब गंगा और क्या कह रहा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं, या त्रिभुजाकार आकृति का होता है। तो यहाँ से मित्रों हम लोग देख रहे हैं कि इधर से गंगा नदी जाती है और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। ये आकर के जब दोनों यहाँ पर गिरती हैं तो एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, लगभग त्रिभुजाकार। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है? डेल्टा। डेल्टा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे
कि नदी के मुहाने पर अवसाद इकट्ठा हुआ बहुत बड़ा त्रिभुजाकार आकृति, जिसको हम लोग डेल्टा कहते हैं, ये इसका नाम है डेल्टा। और कैसा डेल्टा? सुंदरबन। चूंकि यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये सुंदरी नामक वृक्ष या वन के कारण इसको क्या कहते हैं? सुंदरबन का डेल्टा। किसका डेल्टा? सुंदरबन का डेल्टा, वन का डेल्टा। तो हम लोगों को ध्यान देना है, सुंदरबन का डेल्टा है। और सुंदरबन का डेल्टा कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कहाँ का? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये हम लोगों का ध्यान देना है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन डेल्टा? सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन डेल्टा? सुंदरबन का डेल्टा। किस नदियों के द्वारा बनता है? तो हम लोगों को ध्यान देना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा इसका निर्माण होता है। ये बंगाल की खाड़ी के बंगाल की खाड़ी में है, तो हम लोगों को ध्यान देना है। अब आगे देखते हैं कि जहां नदी समुद्र में प्रवेश करती हैं उसी नदी को नदी का मुहाना कहते हैं। जहां पर समुद्र में गिरती हैं नदियां उसी को नदी का मुहाना कहते हैं। परवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं, जिसे पॉलिस कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है कि परवाल जो होते हैं वो छोटे छोटे मूंगाओं या जो बहुत छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं, सीपी वगैरह जो भी होते हैं, उन्हीं के कंकाल होते हैं, जिसको हम लोग पॉलिस कहते हैं। और इससे पूरा द्वीप का द्वीप बन जाता है, बहुत बड़ा परवाल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा परवाल वो है। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि हमारे देश में भी परवाल से संबंधित कुछ द्वीप हैं। तो जैसा कि लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित है, ये परवाल द्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं मित्रों, यहाँ पर केरल है, हम लोग जानते भी हैं, तो केरल के तट से दूर है। तो ये कैसा द्वीप है? परवाल द्वीप है, परवाल निर्मित द्वीप है। तो हम लोगों को ध्यान देना है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मालदीव भी अरब सागर में स्थित, इसी के नीचे मित्रों क्या है? मालदीव है, वो भी परवाल निर्मित है, जैसा कि हम लोगों को पता है। तो हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। परवाल कौन है? लक्षद्वीप है, मालदीव भी हैं। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि परवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं, तो हम लोगों ने देख लिया। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, या केरल के तट से कुछ द्वीप परवाल द्वीप हैं, इसको हम लोग देख लिया। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये हम लोगों को ध्यान देना है कि ये हम लोग जो देख रहे हैं ये हमारा ही देश का पार्ट है, क्योंकि दूर थोड़ा से है, द्वीपीय पार्ट है। तो ये है, क्या नाम है इसका? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। चलिए आगे हम लोग देख ले। तो हम लोगों को ध्यान देना है, ये पूछा जाता है अंडमान कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। और लक्षद्वीप भी हमारे देश का ही है द्वीप समूह। तो कहाँ पर है लक्षद्वीप? अरब सागर में है। तो ये दोनों दिशाओं में आपको याद रखना है, अरब सागर के नीचे, मतलब कि केरल के तट से दूर कौन सा है? लक्षद्वीप है। और बंगाल की खाड़ी में चूंकि बड़ा है तो इसको याद रखने में आसानी है। कौन है? बंगाल की खाड़ी में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। चलिए कुछ अन्य तथ्य हैं, हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं? अक्टूबर के पहले सप्ताह में। अक्टूबर के पहले सप्ताह में हम लोग क्या मनाते हैं? वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों को याद रखना है कि वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। कुछ पक्षी जैसे पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टोर्क, फ्लेमिंगो, पिनटैंक बत्तख, कार्लिगू इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं, क्योंकि साइबेरिया हम लोग जैसा कि जानते हैं मित्रों रूस में है, बहुत ही दूर है, लेकिन वहाँ से पक्षी प्रवासन के लिए हमारे देश में आते हैं अपने मौसम के अनुकूल। दिसंबर में आते हैं और मार्च के प्रारंभ तक रहते हैं। कब तक रहते हैं? कई महीने यहाँ बिताने के बाद फिर वो साइबेरिया में लौट जाते हैं, और नित्य पर ईयर यही प्रक्रिया होती रहती है। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं मित्रों। आगे हम लोगों को देखना है कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा क्वेश्चन के माध्यम से उसी का हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कितना पढ़ा हम लोगों ने और किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से आएंगे एनसीईआरटी से मित्रों। तो हम लोगों को ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कभी कभी डायरेक्ट परीक्षाओं में यहीं से उठा लिया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? हम लोगों ने पढ़ा था हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन बी हिमाद्री, ऑप्शन सी हिमालय। तो सबसे दक्षिण में हम लोगों ने पढ़ा था 3 हिमालय हैं, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक। तो सबसे दक्षिणी
भाग को हम लोग क्या कहते हैं, शिवालिक कहते हैं। क्या कहते हैं, शिवालिक। तो ऑप्शन ए सही हो जाए, मतलब ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 2 है, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरावली के नाम से जाना जाता है, कि पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, कि हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था मित्रों, सह्याद्री किसको हम लोग कहते हैं? तो सह्याद्री हम लोग पश्चिमी घाट को कहते हैं। किसको कहते हैं? पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री कहते हैं। और हिमाद्री हम लोग महान हिमालय को कहते हैं। किसको कहते हैं? महान हिमालय को। दोनों शब्दों में हमें अंतर रखना है, हिमाद्री और सह्याद्री। तो ये क्या है? महान हिमालय है। हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय, और सह्याद्री को पश्चिमी घाट कहते हैं। ये हम लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ऑप्शन ए श्रीलंका और मालदीव, ऑप्शन बी भारत और श्रीलंका, और ऑप्शन सी मतलब ऑप्शन गा भारत और मालदीव। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि पाक जल संधि पाक जल संधि कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? तो ऑप्शन ए, अब पूछ रहा अरब सागर। अरब सागर मतलब जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये हमारा भारत है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये है अरब सागर। क्या है? अरब सागर। तो ये पूछ रहा अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, मालदीव समूह। तो भारत का पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? तो दोनों लक्षद्वीप और मालदीव दोनों अरब सागर में है, लेकिन पूछ रहा है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह, कौन सा द्वीप समूह? भारतीय द्वीप समूह कौन सा है? तो मालदीव है। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन खा। अगला देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी हिमालय। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। बहुत बार क्वेश्चन मित्रों आया है, तो हम लोगों को याद रखना है। छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं, पीसीएस, सिविल सर्विस में भी इसको कूट में पूछ सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हमारी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है। ये हम लोगों को याद रखना है। चलिए कुछ भरने वाले क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देखते हैं। भारत का भरने वाला तो आप में नहीं आएगा, लेकिन इससे पता तो चलेगा हम लोगों को क्या पता है। भारत का सबसे बड़ा मतलब भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो हम लोग पता है कि भारत का क्षेत्रफल 32 लाख, कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये हम लोगों को याद रखना है। महान हिमालय को डॉट डॉट नाम से जाना जाता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाद्री नाम से। कैसा? महान हिमालय को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हिमाद्री नाम से जानते हैं। ये हम लोगों को याद रखना है। महान हिमालय को किस नाम से जानते हैं? हिमाद्री नाम से। नर्मदा नदी डॉट डॉट सागर में गिरती है। हम लोगों ने पढ़ा है कि नर्मदा नदी अरब सागर में, किसमें? अरब सागर में गिरती है। तो हम लोगों को ध्यान देना है, नर्मदा नदी किधर गिरती है? अरब सागर में गिरती, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। और डॉट डॉट भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं हैं। तो कौन सी भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं हैं? तो हम लोगों को ध्यान देना है, कर्क रेखा। कर्क रेखा एक अक्षांश है। चूंकि जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है, या मान लीजिए ये भारत का मैप है, तो भारत के मैप से मध्य से पूछ रहा है मित्रों। और कैसे पूछ रहा है कि अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखाएं बेड़ बेड़ खींची जाती हैं, जैसा कि हम लोगों को पता है। तो भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा मध्य से होकर गुजरती है? तो इसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। तो ये हमारा रहा एनालिसिस जो हम लोगों ने पढ़ा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, हम लोगों को देखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी इस प्रकार के ये वाला पूरा लेसन 7 को हम लोग क्या किए, लेसन 7 जो हमारा था, इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं क्लास 6 का। तो आगे की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेसन को अध्ययन करेंगे। तो चलिए अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं मित्रों। जय हिंद, जय भारत।